दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। चर्चा के विषय में आज चर्चा करूँगा, आखिर किस राज्य में बांग्लादेशियों को मिली सीधी चेतावनी, निकलो और भाग जाओ, वरना सुधरने के लिए, भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि उससे पहले ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता बढ़ता जारी है। कतर के अंदर ईरानी डेलीगेशन और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच में बातचीत जारी है। भारत में मार्को रूबियो ने कहा था कुछ ही घंटों में खुशखबरी आने वाली है। फिलहाल वो कुछ ही घंटे कब खत्म होंगे अभी कुछ नहीं पता। वो आज खत्म हो जाए, आज की रात खत्म हो जाए, कल को खत्म हो, या अभी लंबे समय तक चले, कुछ नहीं पता। लेकिन फिलहाल एक महत्वपूर्ण खबर एक विदेशी समाचार एजेंसी ने दी है और उसने कहा है कि ईरान अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम एक दूसरे देश को सौंपने के लिए तैयार हो गया। ईरान ने समझौता वार्ता के दौरान संकेत दिया है कि वो अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम को चीन को सौंपने को तैयार है, लेकिन उसमें शर्त है। उसका कहना है कि मैं यदि चीन को ये यूरेनियम सौंपूंगा तो चीन को इस बात की गारंटी देनी होगी कि यहाँ जो समझौता होगा ईरान और अमेरिका के बीच में, उस समझौते से अमेरिका मुकरेगा नहीं, उस समझौते का अक्षरशः पालन किया जाएगा और ईरान की जिस फ्रीज विदेशी बैंकों में संपत्तियों को फ्रीज किया गया है उनको रिलीज किया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर अटकी हुई है कि अभी चीन ईरान को गारंटी देने से कतरा रहा है। ऐसा नहीं है कि चीन को ईरान पर विश्वास नहीं है या चीन की नीयत खराब है। चीन की नीयत खराब नहीं है, ये कतराहट है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बड़बोलेपन की वजह से। अमेरिका और ईरान के बीच में अविश्वास की वजह से और पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपतियों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं से पीछे हटे हैं, उसको देखते हुए चीन को भी आशंका है कि यदि वो गारंटी ले लेता है तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका फिर धोखा दे दे और अमेरिका समझौते का पालन ना करे। उस परिस्थिति में चीन को वो उच्च संवर्धित यूरेनियम ईरान को वापस करना होगा। फिलहाल बातचीत जारी है और ईरान ने एक बहुत बड़ी सहमति दी है और यदि चीन गारंटी दे देता है या अमेरिका चीन को इस बात का विश्वास दिला देता है कि हाँ समझौते का अक्षरशः पालन होगा, यदि चीन इस बात को समझता है कि पालन नहीं हुआ तो वो ईरान को वो यूरेनियम वापस करने का अधिकार रखता है, तो मुझे लगता है वो कुछ घंटे, चाहे आज हो या कल, शायद ईरान और अमेरिका के मध्य समझौता हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका बस बातचीत ही कर रहा हो, अमेरिका बातचीत भी कर रहा है और ईरान पर दबाव भी बना रहा है और इसी दबाव के तहत कल 26 मई को अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में हमले करे, बमबारी करी और हॉर्मुज द्वीप पर भी बमबारी करी। जब पूछा गया तो अमेरिका ने कहा कि हॉर्मुज में बमबारी इसलिए करी कि कुछ ईरान की बड़ी नौकाएं समुद्र में बारूदी सुरंग लगा रही थी, उनको रोकने के लिए बमबारी करी और दक्षिणी लेबनान में अमेरिका की सेना ने सेल्फ डिफेंस में बमबारी करी और साथ में एक लाइन और जोड़ी अमेरिका ने, समझौता होने के बाद भी
अमेरिका सेल्फ डिफेंस में, या किसी ईरान को कोई ऐसा काम करते पाए जाने पर जो ईरान और अमेरिका के मध्य हुए समझौते की भावना के खिलाफ हो, अमेरिका बमबारी कर सकता है। तो फिलहाल अमेरिका दबाव भी बना रहा है और अमेरिका बातचीत भी कर रहा है। लेकिन मैं आपको लेकर चलता हूं भारत की राजनीति पर। कल भारत के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने बीएसएफ को संबोधित करते हुए एक बात बड़ी स्पष्ट कह दी, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। डिटेक्ट करो, उठाओ और इनको डिपोर्ट कर दो। किसको कर दो? घुसपैठियों को, वो लोग जो भारत के नागरिक नहीं है, जो चोरी छिपे या केंद्र और राज्यों के कुछ भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले राजनीतिक दलों या उनकी लापरवाहियों की वजह से जो विदेशी नागरिक भारत में आके छिप गए हैं, भारत सरकार द्वारा दी जा रही समस्त सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, उनको डिटेक्ट करो, उनको डिलीट करो और उनको उनके देश में डिलीट कर दो। लेकिन एक राज्य में और स्पष्ट चेतावनी दी गई, और वो चेतावनी क्या थी? भाग जाओ, सुधर जाओ, वरना भुगतने के लिए तैयार रहो। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया, और ये कहा गया किससे? उस राज्य में उन हजारों बांग्लादेशी घुसपैठियों से जिनको ममता बनर्जी की सरकार ने चोरी छिपे पिछले दरवाजे से भारत के अंदर बुला लिया था। उनके वोटर कार्ड बनवा दिए थे, उनके आधार कार्ड बनवा दिए थे और उनको भारत में वोट देने का अधिकार भी दिलवा दिया था। चेतावनी किसने दी है? पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने। उन्होंने स्पष्ट कहा, भाग जाओ, सुधर जाओ और वरना भुगतने के लिए तैयार हो। जिस दिन से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी है या भाजपा की सरकार बनी है, भारत बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेश की ओर जाने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है। संभवतः जितनी उम्मीद थी कि बांग्लादेश के नागरिकों ने पश्चिम बंगाल में घुसे हुए हैं, उससे कई गुना ज्यादा बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में घुसे हुए थे। भारत सरकार के पैसे का लाभ उठा रहे थे, भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा उन पर खर्च किया जा रहा था, सिर्फ इसलिए कि वो इसके बदले पश्चिम बंगाल में एक भारत विरोधी सरकार को वोट देती थी। और इसीलिए पिछले कई दिनों से भारत बांग्लादेश सीमा पर लगातार जाने वालों की लाइन लगी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है सारे लोग जा रहे हैं। बहुत सारे बांग्लादेशी ऐसे हैं जो लगातार छुपने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो बांग्लादेश में उन तत्वों को खोज रहे हैं जो उनको शरण देने को तैयार हो, उनकी मदद लेकर भारत में ही जमे रहने का प्रयास कर रहे हैं। जब शुभेंदु अधिकारी को पता लगा, उन्होंने उन लोगों को स्पष्ट चेतावनी दी, अब रुकने का प्रयास मत करो, भाग जाओ, अन्यथा भुगतने को तैयार रहो। आपने पहले हिंदुस्तान में भाजपा के केंद्र में आने के बाद योगी राज देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश के गुंडों को चेतावनी दी थी योगी जी ने, या तो यूपी छोड़ दो और वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जब योगी जी ने पहला कार्यकाल संभाला था, आपने ऐसे बहुत सारे फोटो देखे होंगे,
बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े माफिया, हत्यारे, बलात्कारी अपने गलों में पट्टी टांग कर थाने में पहुंचे थे कि हमारा एनकाउंटर मत करना, हम कसम खाते हैं अब हम जिंदगी में अपराध नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश जीरो अपराध वाला प्रदेश हो गया हो, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचता है। और अभी कुछ दिनों पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जो एक दूल्हा हत्याकांड हुआ, उसके भी एक आरोपी को, रवि यादव को, पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एक दूसरे आरोपी के पैर में गोली लगी है। अभी और भी कुछ आरोपी बचे हुए हैं, उनमें से 1 या 2 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस के हत्थे जैसे ही चढ़ेंगे, पुलिस उन्हें कानूनी सबक जरूर सिखाएगी। उसके बाद आपने दूसरा नाम सुना होगा, असम के हेमंत बिश्व शर्मा का। असम भी 2 चीजों से जूझ रहा था, अपराध और बांग्लादेशी घुसपैठिए। असम को यह बांग्लादेशी घुसपैठिए कांग्रेस पार्टी की देन थी, सबको पता। कांग्रेस आज से नहीं, कांग्रेस 1947 से और उससे पहले से भी हिंदुस्तान को एक इस्लामिक देश बनाना चाहती है। धर्म के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ और फिर भी उसने प्रयास किया कि इस शेष भारत को भी धीरे धीरे एक इस्लामिक प्रदेश में कन्वर्ट कर दिया जाए। हेमंत बिश्व शर्मा ने सख्त कदम उठाए। उन्होंने न्यायपालिका को ओवरलुक किया और पुलिस को अधिकार दिया कि जहां भी आप बांग्लादेशियों को देखते हो, इन्हें पकड़ो। और खुल्लम खुल्ला अपने मंच से कहा कि मैंने पुलिस को अधिकार दिया है कि इन्हें जब भी तुम उचित समय समझो बांग्लादेश बॉर्डर पर ले जाओ और बांग्लादेश की ओर छोड़ दो, और जब तक ये आंखों से ओझल ना हो जाए इनकी ओर हथियार तान कर रखो, ताकि ये दोबारा भारत की ओर घुसने की हिम्मत ना कर सके। अब बारी आई पश्चिम बंगाल की। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की हालत यह आई है कि जब से पश्चिम भाजपा सरकार ने वहां टोटल ठेला व्यापार और पटरी व्यापार बांग्लादेशियों के कब्जे में था। और ये ठेला व्यापार और जो पटरी व्यापारी होते हैं, ये दुकानदारों से कई गुना ज्यादा होते हैं। एक एक दुकान, एक एक शोरूम के आगे कई कई ठेले लगे होते हैं। एक एक दुकान, एक एक शोरूम के आगे कई कई पटरी व्यापारी बैठे होते हैं। और ममता बनर्जी ने यह स्थिति पैदा कर दी थी कि यदि आप भारत के नागरिक हो तो पश्चिम बंगाल में व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप बांग्लादेश का नागरिक हो तो आप बांग्लादेश में अपनी मर्जी से व्यापार कर सकते हो। बस शर्त एक ही थी कि आपके चेहरे से साफ दिख जाना चाहिए आप टीएमसी के वोटर हो। और इसीलिए बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के एक टीएमसी विधायक ने पहले एक बयान भी दिया था कि जो भी बांग्लादेशी टीएमसी का वोटर है उसको डरने की जरूरत नहीं है। उसको भारत के किसी नागरिक से, भारत के किसी संविधान से और भारत के किसी कानून से डरने की जरूरत नहीं है। वो पश्चिम बंगाल में सुरक्षित रहेगा। बस एक बात की गारंटी चाहिए कि वो टीएमसी का वोटर हो। हालात ये है, टीएमसी ने कई ऐसे लोगों को भी विधायक बना दिया था जो भारत के नागरिक नहीं थे, जो पश्चिम बंगाल के नागरिक नहीं थे और जो बांग्लादेश की मतदाता सूची में एक वोटर के रूप में दर्ज थे। टीएमसी ने उनको भी पश्चिम बंगाल विधानसभा का विधायक बना दिया। फिलहाल धन्यवाद दीजिए भारत के चुनाव आयोग का, जिसने भारत की मतदाता सूची के शुद्धिकरण का बीड़ा उठाया। विरोध बड़े पैमाने पर हुआ, विरोध बिहार में भी हुआ, विरोध पश्चिम बंगाल में भी हुआ और विरोध कुछ और जगह भी हुआ।
धन्यवाद होगा सुप्रीम कोर्ट को भी, जिसने इस महान कार्य में चुनाव आयोग का साथ दिया और स्पष्ट कहा जो कुछ हो रहा है वो संविधान के दायरे में हो रहा है। अब जब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बन गई है, उन्होंने भी पुलिस को एक स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है, किसी बांग्लादेशी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि इन्हें गिरफ्तार करेंगे हम, फिर आप इन्हें थाने में रखोगे, फिर आप इन्हें न्यायपालिका कोर्ट में पेश करोगे, कोर्ट में मुकदमा चलेगा, इन्हें कुछ दिन जेल में रखोगे, यानी कि इतने दिन तक भी इन्हें भारत के ईमानदार करदाताओं के पैसे से इन्हें बिरयानी खिलाओगे, इन्हें रोटी खिलाओगे, इन्हें दवाइयाँ दोगे, इन्हें पहनने के लिए कपड़ा दोगे, कोई जरूरत नहीं है। यदि आप अपने स्तर पर संतुष्ट हो, पूरी तरीके से संतुष्ट हो कि अमुक व्यक्ति के पास भारत का नागरिक होने की कोई पहचान नहीं है, इसको पकड़ो और सीधे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सौंप दो। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कोई कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उचित समय पर, उचित पॉइंट पर उन्हें बांग्लादेश की सीमा की ओर रवाना कर देगी। और अमित शाह ने बीएसएफ को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसा कोई भी नागरिक वापस भारत में नहीं आना चाहिए, और जब तक आप सीमा पर देखते रहें खड़े हुए, जब तक कि वो आपकी आंखों से ओझल हो जाए। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल में घुसे हुए घुसपैठियों की आफत आ गई। पश्चिम बंगाल सहित देश भर के वो राजनीतिक दल जिन्होंने घुसपैठियों को घुसाया भारत में, इनके आधार बनवाए, जिनके वोटर कार्ड बनवाए, इन्हें वोटर सूची में दर्ज कराया, वो परेशान है। फिलहाल शुभेंदु अधिकारी के इस प्रयास का पुरजोर समर्थन है। कोर्ट में पेश ना करने का निर्णय और भी ज्यादा स्वागत योग्य है, क्योंकि यदि इनको कोर्ट में पेश करने का निर्णय करा जाएगा, आपको मालूम है भारत की न्यायपालिका की गति भी मालूम है, उसकी अपनी सीमाएं भी मालूम है। हमें दोनों ही बातें करनी चाहिए। सिर्फ न्यायपालिका को दोष देने से काम नहीं चलेगा। कुछ उसकी गति है, कुछ उसके ऊपर बोझ है, और कुछ उसकी मजबूरियां हैं। तो हमें उसकी गति, उसकी बोझ और उसकी मजबूरियों को भी ध्यान में रखना है। और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस से कहा है कि आप न्यायपालिका को ओवरबर्डन मत करो, उसको मत उलझाओ, उसकी मजबूरियों को हमें समझना होगा, उसकी सीमाओं को हमें समझना होगा। इन्हें पकड़ो और सीमा पे ले जाओ। ये देश के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। निश्चित रूप से ये तमाम लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको हर कीमत पर भारत की सीमा से बाहर धकेला जाना चाहिए। दोस्तों, इस बीच भारत और बांग्लादेश की जो सीमा मिली हुई है, उसमें जो पोर्शन पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इन घुसपैठियों को बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में घुसाने के लिए ममता बनर्जी ने उस सीमा पर फेंसिंग नहीं होने दी थी। वो जगह राज्य सरकार की थी। केंद्र के तमाम प्रयासों के बावजूद, तमाम रिमाइंडर्स के बावजूद, ना तो टीएमसी ने की सरकार ने वो जगह केंद्र को ट्रांसफर करी, और ना वो जगह राज्य सरकार के रहते हुए ही उस पर फेंसिंग की इजाजत दी। खास बात एक और थी, ममता बनर्जी की खास हिदायत थी कि बांग्लादेश का कोई हिंदू भारत में नहीं घुसना चाहिए, वो चाहे मर रहा हो चाहे जी रहा हो, चाहे उस पर जितने अत्याचार हो रहे हो। लेकिन ममता बनर्जी का निर्देश था कि कोई हिंदू भारत में नहीं घुसना चाहिए। निर्देश था
कि बांग्लादेशी मुसलमानों को पश्चिम बंगाल में बेरोक-टोक घुसने दिया जाए। और इसीलिए लगभग 27 किलोमीटर लंबी ऐसी रेखा है जो भारत बांग्लादेश की रेखा है, और जिसमें आने जाने का बहुत सुगम रास्ता है। और ऐसे रास्ते एक आध जगह नहीं है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पक्की सड़क बनी हुई है, जो सड़क भारत से लेकर बांग्लादेश के अंदर तक जा रही है, और वो सड़क पश्चिम बंगाल सरकार ने बनवाई है। कई ऐसे मकान हैं जो आधे पश्चिम बंगाल में है और आधे बांग्लादेश में है। ये सब कुछ टीएमसी के राज में हुआ। इससे पहले वाम मोर्चा के राज में भी होता था, लेकिन इस कदर नहीं होता था। हम वाम मोर्चे के लाख आलोचक हो सकते हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी के काले कारनामे देखने के बाद मैं आज प्रशंसा करूंगा ज्योति बसु की। मैं प्रशंसा करूंगा पश्चिम बंगाल के वाम मोर्चे की, जिन्होंने लगभग 34 to 35 ईयर्स बांग्लादेश पर राज किया, पश्चिम बंगाल पर राज किया। उनके राज में बहुत सारी कमियां थी, कमियां बहुत सारे दलों में होती है, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश के नागरिकों को इस तरीके से भारत में घुसने की खुली छूट दी थी। ज्योति बसु ने यह कभी नहीं कहा कि बांग्लादेश के हर मुसलमान को भारत में घुसने दिया जाए, और बांग्लादेश में चाहे हिंदू के ऊपर कितनी भी पीड़ा हो रही हो, उसको पश्चिम बंगाल में ना घुसने दिया जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने सारी संवैधानिक सीमाओं को, मर्यादाओं को लांघ दिया था। कुछ तो ऐसा था ममता बनर्जी के अंदर जो भारत के खिलाफ था, क्योंकि अभी ममता बनर्जी के आते ही, हारते ही चिंताएं बांग्लादेश में भी हैं और चिंताएं अमेरिका में भी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री भारत आते हैं, वो पहले कोलकाता उतरते हैं, और कोलकाता में उस मिशनरी ऑफ चैरिटी में जाते हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रही है, जिस पर यह आरोप उस वक्त से लगते रहे हैं जिस वक्त मदर टेरेसा जिंदा थी। क्योंकि इस मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने करी थी, जिन्हें कांग्रेस सहित कुछ दलों ने दया की प्रतिमूर्ति बता दिया था। वास्तव में वो भारत को के अंदर हिंदू गरीबों का धर्म परिवर्तन करा के पश्चिम बंगाल को एक ईसाई बहुल राज्य बनाने की मुहिम चला रहे थे। मार्क रूबियो भारत आते हैं। उनके आने से पहले उस मिशनरी ऑफ चैरिटी के दो प्रमुख सिस्टर्स ममता बनर्जी से मिलने जाती हैं। एकांत कमरे में 2 घंटे तक बातचीत होती है। फिर वो आती हैं लौटकर, उधर मार्क रूबियो कलकत्ता पहुंचते हैं और उन्हीं 2 सिस्टर से बंद कमरे में बात करते हैं। बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। क्या ममता बनर्जी कोई अमेरिका का खेल खेल रही थी पश्चिम बंगाल में? क्या ममता बनर्जी के हारने से अमेरिका के किसी प्लान को धक्का लगा है? क्या अमेरिका जो सोचता था कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को, कुछ चीन के हिस्से को, कुछ म्यांमार के हिस्से को तोड़कर एक ईसाई राज्य बनाया जाए बांग्लादेश की मदद से, क्या उस प्लान में ममता बनर्जी भी शामिल थी? यह सब कुछ संदेहों के बादल है। और शायद इसीलिए मार्क रूबियो भारत आकर पहले वो सिस्टर से मिले और आने से पहले वो सिस्टर ममता बनर्जी से मिले। फिलहाल पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार बन गई है, उससे कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बांग्लादेशियों में बांग्लादेशी घुसपैठियों में बेचैनी है। लगातार बांग्लादेश की ओर जाने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि शुभेंदु अधिकारी के कार्यकाल के कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल में रहने वाले सभी बांग्लादेशियों को भारत छोड़ना होगा। हिंदुस्तान की हर सरकार को यह अभियान चलाना चाहिए, चाहे सरकार दिल्ली की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, चाहे झारखंड की हो, चाहे यूपी हो और चाहे बिहार हो। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर करना चाहिए। हालांकि एक चिंता की खबर भी आ रही है कि काफ़ी बांग्लादेशी घुसपैठिए बांग्लादेश वापस जाने के बजाय
झारखंड की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार को कांग्रेस हाईकमान ने निर्देश दिया है कि इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के छुपने का, रहने का और खाने का पर्याप्त व्यवस्था की जाए झारखंड में, क्योंकि ये भाजपा विरोधी वोटर हैं, क्योंकि ये भारत विरोधी वोटर हैं और इसलिए ये हमें वोट देंगे, ये आपको वोट देंगे। तो फिलहाल काफ़ी बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल से झारखंड की ओर जा रहे हैं। केंद्र सरकार को, बीएसएफ को इस मामले में निगाह रखनी चाहिए, कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और मैं ये कहूँगा हेमंत सोरेन से भी कि समय रहते आपको भी चेत जाना चाहिए। झारखंड में एक बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसेंगे तो आदिवासियों का हक छीनेंगे, मूल निवासियों का हक छीनेंगे। और यदि आप कांग्रेस हाईकमान के कहने पर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को छिपने की जगह देते हो झारखंड के लिए, झारखंड के अंदर, तो ये झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी भूल साबित होगा और भविष्य में झारखंड को अपराधों से जूझना होगा, विदेशी नागरिकों से जूझना होगा, सुविधाओं की कमियों से जूझना होगा। देखते हैं झारखंड की सरकार क्या उठाती है। फिलहाल बधाई शुभेंदु सरकार को और निवेदन है पीछे नहीं हटना है। इसी तरह से योगी सरकार के कदमों पर, इसी तरह से शुभेंदु सरकार के कदमों, हेमंत विश्व शर्मा सरकार के कदमों पर चलते रहना है और भारत को बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराना है। और फिर रिपीट कर रहा हूँ, भाग जाओ वरना भुगतने को तैयार रहो बांग्लादेशी घुसपैठियों। आपको ये चेतावनी है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की, और सुरक्षा बलों को निर्देश है भारत के गृह मंत्री अमित शाह का, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। चर्चा का विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय में चर्चा करूंगा। और आपसे अनुरोध कर रहा हूँ वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।